हमारा जो सितंबर माह की पॉलिटी का सेक्शन चल रहा था विज़न का, इसका ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम देखेंगे जो संक्षिप्त सुर्खियाँ रहती हैं वो देखेंगे। इसमें से पहली सुर्खियाँ ये है पाकिस्तान से आए 108 प्रवासियों को गुजरात में नागरिकता प्रदान की गई। और वो जो नागरिकता प्रदान की गई, यह प्रदान की गई है वर्ष 2021 के गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के कुछ जिलों के कलेक्टर्स जो थे उनको निम्नलिखित शक्तियाँ प्रदान की गई। और यह जो नागरिकता प्रदान की जाएगी वह नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 और 6 के तहत यह प्रदान की जाएगी, जो कि पंजीकरण या देशीकरण के पात्र होंगे। और ये जो लोग होंगे कौन से होंगे, वो होंगे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो अल्पसंख्यक समुदाय होंगे, यानी कि मुस्लिम को छोड़ के जो अन्य हिंदू धर्म के पंथ हैं, उससे रिलेटेड जो हैं वो अल्पसंख्यक वहाँ माने जाते हैं। 6 अल्पसंख्यक माने गए हैं, उनको यह नागरिकता प्रदान की गई है। वह देशीकरण के द्वारा जो नागरिकता प्रदान की जाएगी, और यह नागरिकता कैसे आएगी? देशीकरण के द्वारा प्रदान की जाएगी। हाँ, तो इसके लिए वह सामान्य 12 वर्ष में भारत में निवास कर रहे हों। इसमें से 12 जो आवेदन की तारीख से ठीक 12 माह पहले 12 माह की अवधि के दौरान भारत में रहना उनका कंपल्सरी है। हाँ, इन 12 महीनों में से पहले 14 वर्ष में कुल मिलाकर 11 वर्ष भारत में रहना होगा। हाँ, नागरिकता अधिनियम 1955 की तीसरी अनुसूची के निर्देश के अनुसार इनको नागरिकता प्रदान की जाएगी, और इसमें कुछ खास नहीं है। और इसका थोड़ा संवैधानिक पहलू देख लेते हैं। इसमें ये है कि नागरिकता के लिए संवैधानिक प्रावधान संविधान के भाग 2 में उल्लिखित है, जो कि अनुच्छेद 5, 6 और 7 के तहत किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाती है। हाँ, और इस जो प्रदान की जाती है अनुच्छेद 11 के तहत संसद जो है नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में कोई प्रावधान बना सकती है। यानी कौन बनाएगी? अनुच्छेद 11 में उल्लिखित है कि संसद जो है यह प्रावधान बनाएगी। तो नागरिकता प्राप्त करने के बाद में कुछ तरीके हैं, उनको देख लेते हैं। जो कि जन्म से नागरिकता प्राप्त होती है, एक वंश के आधार पर नागरिकता, एक क्षेत्र के अधिग्रहण के द्वारा नागरिकता प्राप्त, एक देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त, और आपका जो 5वां है वह है पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त होती है। इस तरह से हमारा पहला टॉपिक खत्म हुआ। दूसरा है संसद या विधायकों की अयोग्यता, यानी डिस्क्वालिफिकेशन किस बेस पे होना चाहिए। तो अभी हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट ने हसन निर्वाचन क्षेत्र जो था आपका, उस हसन निर्वाचन क्षेत्र के लोकसभा सांसद सदस्य को चुनाव में अमान्य घोषित कर दिया। यह निर्णय प्रत्याशी द्वारा संपत्ति के मूल्यों का गलत खुलासा करने और चोरी करने आदि के सहित भ्रष्ट आचरण को दोषी पाए जाने के दौरान किया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 के तहत हाईकोर्ट कुछ आधारों पर चुनाव को अमान्य घोषित कर सकती है, उसको शक्ति प्रदान है। कहाँ से? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा। एक बार चुनाव अमान्य घोषित हो जाने पर सदस्यों को अपना त्यागपत्र देना होता है। हाई कोर्ट के फैसले से असहमत पक्ष इसके खिलाफ जो अपील कर सकते हैं वह सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। विधायिका के किसी सदस्य को अयोग्यता का निर्धारण निम्नलिखित 3 स्थिति में किया जा सकता है। पहला जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत है, धारा 8(4) के तहत यदि विधायक के किसी सदस्य को 2 वर्ष से अधिक का कारावास और सजा मिलती है, तो उस सजा की अवधि तथा उसके अलावा 6 वर्ष अतिरिक्त के चुनाव लड़ने में अयोग्य घोषित किया जा सकता है। जो अभी हाल ही में राहुल गांधी के द्वारा जो केस किया गया था उसमें ये देख सकते हैं। दूसरा है संविधान की 10वीं अनुसूची जो दल बदल से रिलेटेड है, 1985 में आई हुई थी, 52वां संविधान संशोधन था ये। और कुछ और प्रावधान है संविधान का अनुच्छेद 102 और 191 जो कि सांसद और विधानसभा के सदस्य के निर्वाचन की अयोग्यता के बारे में बताता है। हाँ, इसके तहत जो 102 और 191 है वो लाभ के पद से रिलेटेड है, मानसिक रूप से अस्वस्थ या दिवालिया व्यक्ति के लिए है, और अवैध नागरिक का होना के द्वारा ही आपका जो है निर्वाचन आयोग से आपका चुनाव लड़ने के लिए हटाया जा सकता है। और इस प्रकार से दूसरा टॉपिक खत्म हुआ। तीसरा है राज्यसभा उपसभापति का पैनल। इसमें ये बताया गया है कि जो राज्यसभा का उपसभापति होगा
राज्यसभा के सभापति होंगे ने राज्यसभा के उपसभापति के एक पैनल का गठन किया है, जिसकी विशेषता कुछ इस प्रकार है। इसमें जो पैनल का गठन किया गया है, उपसभापतियों के पैनल का गठन, इसमें महिलाएँ इसमें सभी सदस्य महिलाएँ होंगी। राज्यसभा के नियमों के तहत सभापति राज्यसभा सदस्यों में से उपसभापतियों के पैनल के सदस्यों को नामित करता है। और इसमें कुछ खास है नहीं। जेल में सुधार को लेकर गृह मंत्रालय जो है जेल को लेकर, हालांकि जेल का जो विषय है वह राज्य का विषय है, लेकिन फिर भी इसको मतलब कि उसके लिए नियम कानून बनाने की शक्ति जो है गृह मंत्रालय के पास अधिक होती है। तो उसमें जो एक गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी गई, जिसमें जेल सुधार के बारे में भी बात की गई कि इसके प्रमुख बिंदु क्या थे इस रिपोर्ट में कि जेल में अत्यधिक भीड़ होने के कारण बहुत ज़्यादा भीड़ है। हाँ, और कुछ ऐसे कैदी हैं जो, और अब तक हमारे भारत में कुछ 77.1% विचाराधीन कैदी हैं, इनको जेल में रखा गया है। कर्मचारियों की कमी है, जेल को अच्छी गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए कर्मचारियों की कमी है। महिला कैदियों की संख्या जो है वो अधिक है, और अधिकतर महिलाएँ जो हैं वो अपने बच्चों के साथ ही जेल में रह रही हैं। हाँ, महिला जेल विशेषज्ञों की संख्या भी कम है। जो महिला जो होती हैं, जो जेल के बारे में विशेषज्ञ होते हैं, उनकी भी कमी है, और महिला कर्मचारियों की संख्या भी बहुत कम है। और जो हमको जेल बजट प्राप्त होता है, उसका हम बहुत ही कम प्रतिशत ही कैदियों पे खर्च कर पाते हैं। हाँ, इस रिपोर्ट की प्रमुख सिफ़ारिशें कुछ ऐसी थी कि जेल की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, इसमें जो केंद्र का बजट प्राप्त होता है उसको कहते कैदियों पे खर्च करना चाहिए। ज़मानत पे छूटे कैदियों की निगरानी को लेकर बात की गई थी। ये सब बात किए गए थे। जेल सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम अब तक क्या हैं? जेल और उनमें बंद कैदियों को संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय हैं। हालाँकि आपराधिक न्याय प्रणाली पर इस विषय पे महत्व देखते हुए गृह मंत्रालय राज्य को मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान करता गया है। तक जेल के लिए कुछ मॉड्यूल बनाए गए हैं, जिसमें मॉडल जेल मैनुअल जो 2016 का था, और आदर्श कारागार अधिनियम 2023 है। 5वां टॉपिक है, 2014 से पहले भ्रष्टाचार के मामले में लोक सेवकों की गिरफ्तारी को संरक्षण नहीं मिलेगा। मतलब कि लोक सेवक जो भी थे आपके 2014 से पहले के जो भ्रष्टाचार किए, उनको भी मतलब कि से सौंपा नहीं जाएगा, सभी को बराबर से सजा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 1 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। अब न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहना है कि 2014 का निर्णय पूर्वभूत से लागू होगा, अर्थात 2014 से पहले भ्रष्टाचार के मामले पर भी उनका निर्णय लागू होगा। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6(1) के तहत 2000 जो धारा 6(1) है वो 2003 में शामिल की गई थी, जिसमें कि आपका केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के संयुक्त सचिव और उसके ऊपर के रैंक के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जांच से पहले केंद्र सरकार की मंजूरी आवश्यकता होती है। सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघवाद 2014 में जो आया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को असंवैधानिक करार दिया है। शीर्ष न्यायालय का मानना है कि यह प्रावधान अनुच्छेद 14 के समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रमुख बिंदु जैसे हैं, एक बार जब किसी कानून को संविधान के भाग 3 के तहत गारंटीकृत किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के अधिकार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है, तब ऐसे कानून को उसके बनाने की तिथि से ही आरंभ शून्य माना जाएगा। दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम के तहत धारा 6(1) को असंवैधानिक घोषित करने से अनुच्छेद 20(1) प्रभावित नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 20(a) में आपराधिक अभियोजन की प्रक्रियात्मक परिवर्तन को पूर्वभूत से लागू करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। अनुच्छेद 20(1) के अनुसार है कि कोई एक ही व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्धि नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसे ऐसा कोई कार्य करने के समय उस समय लागू किसी कानून की कथित तौर पर उल्लंघन ना किया गया हो। दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम
अधिनियम 1946 के बारे में देख लेते हैं। इसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामले में जाँच के लिए लागू किया जा सकता है। सीबीआई को किसी मामले की जाँच की शक्ति इसी अधिनियम के द्वारा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार जो हमारा विज़न मैगज़ीन सितंबर की 2023 की थी, उसका दूसरा वीडियो जो कि पॉलिटी से रिलेटेड था, वह खत्म हुआ। तो इस प्रकार पॉलिटी का सारा सेगमेंट खत्म हो गया है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।